कैसे हैं आप सब। तो कंप्लीट क्रिमिनल केस के स्टेज का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, डिस्कस भी कर लिया एफआईआर से संबंधित। आज हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लेंट से संबंधित है कि अगर हम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कंप्लेंट लेकर के जा रहे हैं तो क्या क्या होगा, क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि कंप्लेंट अर्लियर जो अपना ओल्ड सीआरपीसी है उसका सेक्शन 2D में आया करता था। ठीक है, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2H बताती है कि कंप्लेंट है क्या। तो आपको भी पता है कि कंप्लेंट है क्या। क्या कहते हैं कंप्लेंट को? शिकायत। हमारे साथ कुछ घटना घटा, हमने उसका शिकायत जो है या तो थाने में जाकर के किया है, जिसको हम लोगों ने एफआईआर का पहला इंफॉर्मेशन थाने में दिया, और अगर थाना नहीं गए हैं मजिस्ट्रेट के पास गए हैं तो कंप्लेंट लेकर के गए हैं भाई सीआरपीसी के किस धारा के तहत। तो सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के तहत हम कंप्लेंट का पिटीशन कोर्ट में लेकर के जाते हैं। अब यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के क्लॉज 3 में, सब सेक्शन 3 में है। सबसे पहली बात, कई लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या कंप्लेंट केस जो है हम सिर्फ केवल नॉन कॉग्निजेबल केस में ही लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिस तरह एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होता है, उसी तरह कंप्लेंट केस भी जो है ना कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल इन दोनों केसेस में जो है दर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल नॉन कॉग्निजेबल में होगा या केवल और केवल कॉग्निजेबल में होगा। हाँ, एफआईआर केवल केवल कॉग्निजेबल में होगा, मगर कंप्लेंट हमेशा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों के लिए हो गया। संज्ञेय अपराध, नॉन संज्ञेय अपराध, मतलब गैर संज्ञेय अपराध। ठीक है ना, क्या होता है संज्ञेय अपराध और क्या होता है गैर संज्ञेय अपराध, एक दिन अच्छे से लेक्चर में बता देंगे। बस छोटा सा बात सिंपल वे बता दे रहे, जो बड़े किस्म के अपराध हैं जिनका जो नेचर है वो बहुत हीनियस है, वो क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो छोटे मोटे जो अपराध हैं, ठीक है, वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। ठीक है, फिर कभी उसको लेक्चर में बताएंगे। आज हमारा जो मेन मोटिव है भाई कंप्लेंट के प्रोसीजर को समझना। तो धारा 156 के 3 में हम पिटीशन लेकर के जाएंगे, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 की सब क्लॉज 3 में। ठीक है, किसके समक्ष लेके जाएंगे? तो भाई हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जीएम के पास लेके जाते हैं। मन जब सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइएगा तो यह पिटीशन जाता है सीजीएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या जो एसीजेएम है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कभी फिजिकली अपीयर होइएगा तो आपको वहाँ पता चलेगा। ठीक है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये पिटीशन किसके पास चल करके आया है, तो सीजीएम या फिर एसीजीएम के पास। वहाँ से फिर वो केस जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है जीएम फर्स्ट क्लास के पास। ठीक है, तो ये गया हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 156(3) सीआरपीसी के तहत। अब ये कंप्लेंट चल करके आ गया मजिस्ट्रेट के पास। कौन लेकर के आया होगा भाई? कोई तो उसका कंप्लेनेंट होगा। कंप्लेनेंट होगा तभी तो कंप्लेंट दर्ज करने जा रहा है। तो और साथ ही साथ उस कंप्लेनेंट ने 2 गवाह भी लगाए होंगे। देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा गवाह भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही गवाह लगाए, मिनिमम 2 रहना चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी एक केस में 100 गवाह होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि 2 ही गवाह रखना है या 4 ही गवाह रखना है, मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो उन गवाहों का और कंप्लेनेंट का, ठीक है, कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का क्या होगा भाई? तो धारा 200 में एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है। शपथ पर जो है ना उनका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जांचा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, विटनेसेस का भी और कंप्लेंट का भी। जाहिर सी बात है भाई, आप कंप्लेंट लेकर के गए हो तो कम से कम आपका एग्जामिनेशन तो हो, आपको अपने केस के बारे में पता तो होना चाहिए। ये नहीं ना है कि किसी ने सिखा बुझा दिया और आप चले गए कोर्ट में प्रस्तुत हो गए कि हाँ मैं ही कंप्लेनेंट हूँ, मैंने ही ये वाद लेकर गया, लेकिन मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो केस वैसे तो फिर डिसमिस हो जाएगा। तो उसको जांचने के लिए या फिर जो विटनेस लगाए गए हैं
क्या उसको भी इस फैक्ट के बारे में पता है जो घटना घटा है? इन सभी को मद्देनजर रखते हुए धारा 200 में अर्ली सीआरपीसी में अब धारा 223 जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें जो है क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जब आप सीआरपीसी की धारा 200 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि यदि कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के द्वारा फाइल किया गया है कोर्ट में, तो वहाँ पर कोर्ट जो है ना मे का शब्द का प्रयोग होगा, MAY, मे का। किस बात के लिए मे का प्रयोग किया गया है? 200 का जो मोटिव है क्या, एग्जामिनेशन ऑन द ओथ। ठीक है, तो एग्जामिनेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये कोर्ट पे निर्भर करता है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि यदि किसी कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल किया है, ठीक है, तो वहां पर भी एग्जामिनेशन कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये उन पे डिस्क्रिशन है, ये उनका डिस्क्रिशन है, इसलिए मे शब्द का प्रयोग किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लेंट आ गया, कंप्लेंट पिटीशन फाइल हो गया, ठीक है, एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन हो गया तो भाई मैजिस्ट्रेट तो अब उस पिटीशन पर क्या करेगी, संज्ञान लेगी। संज्ञान लेगी तभी तो अब एक्यूज्ड को समन करके बुलाएगी। जो पिटीशन में जो ऑफेंस के बारे में बताया गया है, जिस अपराध के बारे में बताया गया है, तो उसका मैजिस्ट्रेट क्या लेते हैं, संज्ञान। संज्ञान किस धारा में होता है? तो धारा 190 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए में जब आप सीआरपीसी के सेक्शन 190 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए में जाएंगे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेते हैं, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 में है। ठीक है ना। अच्छा, आपका यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि सर कंप्लेंट आया, तो कंप्लेंट आया तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस को नहीं कह सकते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? तो हाँ, कह सकते हैं। संज्ञान लेने से पहले भी कह सकते हैं और संज्ञान ले लिए हैं तो उसके बाद भी कह सकते हैं। कोई बाउंडेड नहीं है कि संज्ञान से पहले ही लेना है या संज्ञान के बाद ही लेना है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इसका क्या है भाई कि अगर संज्ञान लेने से पहले ही पता चल जाए कि जो पिटीशन में लाया गया है वो बेबुनियाद है, ग्राउंडलेस है, तो उसको धारा 203 सीआरपीसी के तहत खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं खारिज हुआ है तो फिर 204 सीआरपीसी का क्या होगा, इशुएंस ऑफ द प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कब? संज्ञान लेने के बाद। इसलिए लिखा मैंने पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, संज्ञान लेने के बाद धारा 204 सीआरपीसी का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि संज्ञान लेने के बाद प्राइमा फेसी कंसिडरेशन अगर बन रहा है तो कोर्ट क्या करेगी कि एक्यूज्ड को समन करके अपने समक्ष बुलाती है। जब आप सीआरपीसी की धारा 61 to 69 पढ़ेंगे तो वहाँ पे समन के बारे में है। चैप्टर 6 पूरा समन पे ही बेस्ड। ठीक है, सीआरपीसी में वहाँ आप देखेंगे कि कोर्ट जो है समन करके बुलाती है और उससे पूछती है कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन लगाया गया है, तो क्या तुम इसको स्वीकार करते हो? स्वीकार करेगा तो फिर वहाँ से उसको कन्विक्शन कर दिया जाएगा या छोटा मोटा सजा दे करके जो है या फिर फाइन वगैरह लगा के उसको छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज पूछा जाएगा कि अगर तुम स्वीकार करते हो तो ठीक है और डिफेंस में जाना चाहते हो तो वो भी कह दो। तो आमूमन 99% केस में कोई भी अपराध स्वीकार नहीं करता है। कोई भला स्वीकार किया है जल्दी अपराध? कोई नहीं स्वीकार किया है, तो वो क्या करता है, डिफेंस में जाता है। डिफेंस में जाएगा तो 208 सीआरपीसी का कंप्लायंस होना अनिवार्य होगा। खैर वो आगे की प्रक्रिया है, वो बहुत आगे की है, वो नहीं बताऊंगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई कंप्लेंट आया 156(3) सीआरपीसी में, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175 का 3 कहता है। 200 में एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन ओथ हुआ, विटनेसेस का भी हुआ। ठीक है, और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 में। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, संज्ञान लेगी 191 की क्लॉज ए में। प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकती है। अच्छा ये बात एक बताओ, मैं बताता हूँ, आप मत नहीं बताओ, आपको शायद पता भी हो कि नहीं पता हो। अच्छा, क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो है, आपका ये सवाल जरूर राइज हो सकता है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज्ड होता है क्या? मतलब एकदम पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन होता है क्या पूरा? जैसे एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया है वैसा ही होता है क्या? तो जी नहीं, वैसा नहीं होता है।
एक समय आता है धारा 202 के सीआरपीसी में, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 225 में। यहाँ एक ऐसा फेज आता है कि जहां पर कोर्ट कभी कभार हो सकती है कंफ्यूज भी तो होती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, 204 सीआरपीसी का कंप्लायंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इशुएंस ऑफ द प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समन जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वारंट जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों ना इससे पहले एक इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए। इसीलिए संज्ञान लेने के बाद भी पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर होता है पुलिस को, ठीक है, कि भाई आप जरा ये पता करिए कि ये जो प्लेंट आया है, ये जो पिटिशन आया है, जो वाद आया है, क्या वाकई में सही है, क्या ऐसा अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो 204 का कंप्लायंस होगा, जहां पर समन भी किया जा सकता है, वारंट भी किया जा सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड का पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है, उसको पर्सनल अपीयर होकर के भी बुला लेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, अच्छा 204 सीआरपीसी का लिंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 से है। 203 क्या कहता है भाई, डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट, डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। अगर न्यायालय को लगा प्राइमा फेसी कंसिडरेशन नहीं बन रहा है और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या प्राइमा फेसी कंसिडरेशन भी नहीं बन रहा होगा, तो क्या करेगी न्यायालय, उसको खारिज कर देगी, इस कंप्लेंट के पिटीशन को खारिज कर देगी। और नहीं खारिज करेगी तो फिर 204 का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि जहां 202 में क्या होता है भाई, 202 में दो ऑर्डर होते हैं, या तो ऑर्डर होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए, ठीक है। क्या पर्पस होता है, पर्पस मैंने बता दिया, पर्पस यही होता है, 204 का ही पर्पस होता है, इसके प्रोसेस को इशू करने के चक्कर में जो है ना, पहले हम नहीं, मजिस्ट्रेट साहब जो है ना, वो पता लगा लेते हैं कि क्या इस तरह का घटना घटा भी है कि नहीं घटा है। अगर घटा है तो फिर 208 का कंप्लायंस होगा, ठीक है। कब होगा 208 का कंप्लायंस, जब एक्यूज्ड को पर्सनल अपीयरेंस में बुला लिया जाएगा, और नहीं भी बुलाया जाएगा, अगर उसके वकील भी आते हैं ना, प्लीडर भी आते हैं, तो भी 208 का कंप्लायंस करना अनिवार्य है। उसके बाद फिर 244 में क्या होगा भाई, प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर भी प्ली ऑफ गिल्टी का बात किया जाएगा, ठीक है। एक्यूजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर भी होगा, चार्ज फ्रेम इसमें भी किया जाएगा, जैसे एफआईआर में था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जैसे एफआईआर में था प्ली ऑफ गिल्टी, उसी तरह सारा प्रक्रिया यहाँ भी होगा। और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट भी होगा, फाइनल आर्गुमेंट के बाद जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही है कंप्लेंट केस का प्रोसीडिंग, स्टेजेस बाय स्टेजेस। अर्लियर 2D में था, आज 2H में है। 156 के 3 के तहत हम पिटीशन लेकर के जाते हैं, 200 में हम एग्जामिनेशन करते हैं, 190 में कॉग्निजेंस होता है। कॉग्निजेंस से पहले भी ऑर्डर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कॉग्निजेंस के बाद भी हो सकता है। प्राइमा फेसी कंसिडरेशन बन रहा होगा तो डिसमिसल नहीं होगा, प्राइमा फेसी कंसिडरेशन नहीं बन रहा होगा तो 203 सीआरपीसी के तहत डिसमिसल भी होगा कंप्लेंट का। 202 सीआरपीसी का मेन पर्पस क्या है भाई, तो ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ठीक है, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225 में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक केस लॉ से रिलेट करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उस केस का नाम है प्रिया श्रीवास्तव ठीक है, प्रिया श्रीवास्तव का केस। यहां पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के समक्ष डायरेक्ट कंप्लेंट
लेकर जाता है तो एफिडेविट लगाना अनिवार्य है। किस चीज का? उसने 154 का कंप्लायंस किया है। ठीक है, प्रिया श्रीवास्तव के केस में, ये 2012 का केस है। ठीक है, आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 2012 का ही केस है। प्रिया श्रीवास्तव के केस में बहुत ही लैंडमार्क केस है ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कंप्लेंट लेकर के जाता है तो उसको एफिडेविट पे ये लगाना अनिवार्य होगा कि उसने 154 सीआरपीसी का कंप्लायंस किया है। मतलब वो पहले थाना गया था एफआईआर के लिए, वहाँ से उसका रिफ्यूज़ल हुआ, फिर वो एसपी के पास गया, उसने एप्लीकेशन डाला, वहाँ से भी रिफ्यूज़ल हुआ, उसका एफआईआर नहीं लिखा गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, तभी वो यहाँ पर आया है। ठीक है, कब? किसके पास? तो उसने 156(3) का पिटीशन जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास डाला है कंप्लेंट का। ठीक है, तो प्रिया श्रीवास्तव के केस में कहा गया है आज भी, अभी भी अगर कोई कंप्लेंट पिटीशन फाइल होता है तो एफिडेविट लगाना पड़ता है कि 154 का कंप्लायंस हुआ है। अदरवाइज मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि जाइए थाना, कंप्लायंस करिए, और नहीं होता है तो उसका एफिडेविट लगाइए, तब हमारे समक्ष आइएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, पढ़िएगा प्रिया श्रीवास्तव के केस को। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ, दो और केसेस बताता हूँ। एक और केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008। इस केस में भी कहा गया अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से रिफ्यूज करता है तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के तहत उसको एफआईआर लिखना ही होगा। इस केस में कहा गया है कि पुलिस बाउंड है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ही इज बाउंडेड टू राइट एफआईआर। ठीक है, उसको एफआईआर लिखना ही होगा, उसको इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा। ठीक है ना, तो अगर कोई पुलिस वाला अगर आपका एफआईआर नहीं लिखता है तो आप उसको कहिए कि ललिता कुमारी के गाइडलाइन में क्या कहा गया है, पढ़े नहीं है क्या आप? ललिता कुमारी में साफ तौर पे कहा गया कि एफआईआर लिखना अनिवार्य है, पुलिस बाउंडेड है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ठीक है ना, एक और केस बताता हूँ। एक और केस है आपका अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। ठीक है, इस केस में कहा गया अर्नेश कुमार के केस में कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होता है और उसमें लगाए गए सेक्शन के तहत यदि सजा का प्रावधान 7 साल या उससे कम है, 7 साल या उससे कम है, तो पुलिस पहले 41A CRPC का नोटिस सर्व करेगी। ठीक है ना, उसको सर्व करके थाने में बुलाया जा सकता है इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए, ये नहीं कि जाकर के गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, तो अगर 7 साल या 7 साल से नीचे का अगर अपराध हुआ है या ऑफेंस सेक्शन लगा है एफआईआर में तो पुलिस पहले 41A CRPC का नोटिस सर्व करके उसको अपने समक्ष क्या करेगी, बुला लेगी। ठीक है ना, ये नहीं कि डायरेक्ट जाकर के गिरफ्तार करना। हाँ, बाद में अगर उसको लगता है कि इसको गिरफ्तार करना अनिवार्य है, भाग ना जाए कहीं या किसी एविडेंसेस को टेम्पर ना करे, अगर ऐसा पुलिस को सस्पिशन लगेगा तब वो गिरफ्तार करेगी और उसका ग्राउंड जो है क्यों उसने गिरफ्तार किया नोट डाउन कर लेगी, लेकिन पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 41A CRPC का उसको नोटिस सर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है ना,
अगर ऐसा पुलिस नहीं करती है तो उसके ऊपर कार्यवाही किया जाएगा। ललिता कुमारी वाले केस में भी अगर पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है तो पुलिस के खिलाफ भी जो है ना कार्यवाही किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से और सिंपल वे में मैंने समझा दिया।